Hello and welcome to the first lecture on Unit 3 that is Reconstitution of Partnership। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड यूनिट जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। तो सबसे पहला चीज़ हमें जो यहाँ समझना होगा वो ये है कि व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होगा कि अगर हमें समझना है तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद होगा तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, है ना। पार्टनरशिप अल्टीमेटली क्या होता है, वो रिलेशन होता है किन लोगों के बीच में होता है, जिन लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग मिल करके क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे और आगे जाके बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम लोग क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप अल्टीमेटली उन लोगों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो वो जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है वो अल्टीमेटली कहाँ से होता है, पार्टनरशिप डीड से होता है। हम लोग वो जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसके थ्रू वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है कि किस तरीके से प्रॉफिट शेयर होगा, मैनेजमेंट किसके हाथों में होगा, किसका क्या रोल होगा, कौन कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स के बीच में तय होता है वो हम लोग कहाँ बताते हैं, अपने पार्टनरशिप डीड में बताते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने बनाया था उस डीड में जो क्लॉजेस थे जहाँ पे पार्टनर्स का रिलेशन डिटरमाइन हो रहा था, उन क्लॉजेस में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। आज मान लीजिए आज हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि बिजनेस में सिर्फ ए एंड बी दो पार्टनर हैं। हो सकता है एक साल के बाद में ए एंड बी ये डिसाइड करे कि हमें और एक पार्टनर की जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी को भी इस बिजनेस में अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो उन केसेस में क्या होता है कि पहला वाला जो पार्टनरशिप डीड था जो कि बना था ए और बी के बीच में, अब इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा जो कि होगा ए बी एंड सी के बीच में। तो क्या हुआ, पुराना वाला जो पार्टनरशिप डीड है उसको चेंज करके हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, नया पार्टनरशिप डीड बनाना है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप का जो रिलेशन है उसको नए तरीके से दोबारा हमें इस्टेब्लिश करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस को बंद नहीं करते हैं, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बस पार्टनर्स का जो रिलेशन है उसमें चेंजेस आता है। और वो जो चेंजेस हम लोग लेकर के आते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं, पार्टनरशिप डीड के थ्रू लेके आते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये हो गया क्लियर आप लोगों को कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। उसके बाद में हमें देखना होगा कि ऐसा क्या क्या सिचुएशन है या ऐसा क्या क्या कंडीशन है जहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, कुछ चेंजेस हम लेकर के आते हैं, तो उससे भी क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर्स थे, पहले उन लोगों ने तय किया था कि प्रॉफिट को हम लोग इक्वली शेयर करेंगे, बाद में उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली नहीं रख करके 3:2 में करना चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। और जैसे शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो अल्टीमेटली पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो भी चेंज होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। उसके बाद क्या होगा, कोई भी एक नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर का डेथ होता है, तो इन केसेस में भी क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। उसके बाद में अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है वो दोनों मिल करके एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाया जा रहा है, तो उन केसेस में भी क्या हो सकता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। तो ये सब सिचुएशन है जहां पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलने वाला है इस चैप्टर में, वो है व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है, उससे रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन बनता है, और गुडविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है इस चैप्टर में, जहाँ पे हमें ये सीखना होता है कि कैसे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाए, किसी भी बिजनेस का गुडविल का वैल्यू क्या है उसको हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले गुडविल का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो गुडविल, अगर हम लोग इसका लिटरल मीनिंग देखें, अगर डिक्शनरी में जाकर के आप गुडविल का मीनिंग अगर देखते हैं तो गुडविल का मीनिंग होता है रेपुटेशन। तो यहाँ पे बिजनेस का जो रेपुटेशन है उसके बारे में बात हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन होता है तो वो रेपुटेशन की वजह से क्या होता है, बिजनेस के पास कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होता है। अगर आपके बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है तो सिंपल सी बात है, आपके कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, कस्टमर्स अगर आपके ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट भी नॉर्मल बिजनेस से क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा।
मान लीजिए दो दुकान है, दो शॉप्स हैं, दोनों का सब कुछ सेम है, दे डील इन द सेम प्रोडक्ट, देयर कैपिटल इज आल्सो सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट स्टिल क्या होगा, एक बिजनेस ज्यादा चल रहा होगा और एक बिजनेस कम चल रहा होगा। तो जो बिजनेस ज्यादा चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा बात होगा जिसकी वजह से वो ज्यादा चल रहा है और उसका प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा है। तो क्या होगा उसमें, कुछ खास बात हो सकती है, या फिर तो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो सकता है, या फिर तो मैनेजमेंट टीम अच्छा हो सकता है, या फिर तो कस्टमर रिलेशन उन लोग अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब चीजों से क्या होता है, बिजनेस का रेपुटेशन बनता है मार्केट में, और उस रेपुटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में गुडविल को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, गुडविल को हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बिजनेस का गुडविल है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, मतलब ये नॉर्मल बिजनेस से थोड़ा ज्यादा अर्न कर रहा है, तो उसी को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो मीनिंग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा आप रीड कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज गुडविल, और उसके बाद है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल, गुडविल की फीचर्स क्या है। तो इसको एक एसेट के तौर पे देखा जाता है, बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है, लेकिन ये जो एसेट है ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। ये एसेट कोई ऐसा नहीं है कि हाँ फिजिकली प्रेजेंट है, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब दिखता है, इनको एक जगह चाहिए, लेकिन जो गुडविल है, गुडविल दिखता नहीं है, इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। इसके बाद में जो भी पॉइंट्स है वो आप लोग पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है ये टॉपिक। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ऐसा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करता है, ये मतलब ऐसा क्या क्या कारण जिसकी वजह से या फिर तो आपका गुडविल इंक्रीज हो सकता है या फिर तो आपका गुडविल डिक्रीज हो सकता है। नॉर्मली क्या होगा, लोकेशन, आपका बिजनेस कौन से लोकेशन में है, आपके बिजनेस का प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, आपके जो मैनेजमेंट है उन वो कितना एफिशिएंट है, तो ये सब वजह से क्या होगा, आपका गुडविल या फिर तो इंक्रीज होगा या फिर तो आपका डिक्रीज होगा। तो ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होता है। तो ये भी हो गया आपका टॉपिक। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बिजनेस का एक गुडविल होता है, रेपुटेशन होता है, और वो जो गुडविल है वो अल्टीमेटली होता क्या है, वो ये बताता है कि बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है। तो ठीक है, अगर कोई बिजनेस चल रहा है और वो दूसरे बिजनेस से अगर एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है तो कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, उसका वैल्यूएशन जो हम लोग करते हैं, किसी भी बिजनेस का गुडविल का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो निकालने का जरूरत हमें कब पड़ता है, ऐसा क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है और ऐसा क्या क्या सिचुएशन है जहाँ पे हमें ये पता करना होता है कि बिजनेस का गुडविल का वैल्यू कितना है, कौन कौन से सिचुएशन में हमें गुडविल का वैल्यू निकालना होता है। क्लियर। तो ये सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें गुडविल का वैल्यू निकालना होता है, किसी भी बिजनेस का आज के रेट में क्या गुडविल है, उसका वैल्यू कितना है, उसको मॉनेटरी फॉर्म में हमें बताना होता है। तो ये सब सिचुएशन है, अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस का पार्टनरशिप बिजनेस में रेशियो चेंज कर रहे हैं, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, डेथ हो रहा है पार्टनर का, ये रिटायरमेंट हो रहा है, या बिजनेस को सेल किया जा रहा है, तो इन केसेस में क्या होता है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना होता है। ये सर्कमस्टेंसेस है, जिन सर्कमस्टेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। तो उसके बाद हमें देखना है कि हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो गुडविल का कैलकुलेशन के लिए हमारे पास तीन मेथड है, तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वो मेथड्स को हम लोगों को एक एक करके देखना है। तो पहला मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो टाइप का एवरेज हमें मिलेगा, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज मिलेगा। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट में हमें मिलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल का वैल्यू निकालना है, मतलब किसी भी बिजनेस का गुडविल का क्या वैल्यू है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल जब इसका सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा कि आखिरकार गुडविल का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। तो गुडविल का वैल्यू प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, मतलब ये बिजनेस फ्यूचर में कितना कमा सकता है, हमें अल्टीमेटली एस्टिमेट करना होता है कि ये फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो फ्यूचर का अगर प्रॉफिट हमें एस्टिमेट करना होता अगर है, ये हमें एस्टिमेट करना है कि फ्यूचर में हमें ये बिजनेस कितना प्रॉफिट दे सकता है, तो उसका जो फाउंडेशन होगा, उसका बेसिस क्या होगा, पास्ट प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट से हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे ये बिजनेस आगे जाकर के कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जिसमें हम लोग सिंपल एवरेज पहले कर रहे हैं,
उसमें सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट क्या है। और एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस पिछले कुछ सालों से कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, वो हमें देखना होता है। नॉर्मली बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो हमें पता करना होता है। तो एक बार अगर ये पता चल गया कि हाँ बिजनेस नॉर्मली 10,000 कमाता है, तो ये जो 10,000 कमाया है वो बिजनेस कितना सालों तक और कमा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस का मतलब है कि ये बिजनेस का जो गुडविल है, उस गुडविल के कारण बिजनेस कितना दिन तक ये प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकता है। तो मान लीजिए 2 इयर्स दिया यहाँ पे कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है, 2 इयर्स है। मतलब ये बिजनेस आगे आने वाले 2 सालों तक अपने गुडविल के दम पे इतना प्रॉफिट मेंटेन करेगा। तो एवरेज प्रॉफिट है पिछले साल का, कि हाँ पिछले कुछ सालों में बिजनेस ने किस तरीके से प्रॉफिट कमाया है, क्या एवरेज प्रॉफिट है, और उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से, तो वो निकल जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल पहले समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप लोग देखिए। एग्जाम्पल में आप लोगों को सबसे पहले ये बताया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस जो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला में देखा था वो कितना हो गया, 2 हो गया। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट, ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो पिछले 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, जिसमें एक साल लॉस आया है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग क्या करेंगे, ये 5 इयर्स का जो प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5 है। अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 5 साल का इन्फॉर्मेशन है, तो 5 इयर्स का इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 ईयर्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला गया है। पहला साल 50,000 था, पॉजिटिव आएगा ये। उसके बाद में ये जो 20,000 है ये लॉस था, तो लॉस को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसके बाद जो भी है वो सब प्रॉफिट है, तो सबको प्लस किया गया। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,80,000। फिर 1,80,000 को हम लोगों ने क्या किया, 5 से डिवाइड किया। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 36,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट 36,000 यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब हमें इसका अगर गुडविल का वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था कि एवरेज प्रॉफिट अगर आपको जो भी आता है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट 36,000 आया था। एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना था अपना, 2 था, क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 2 था। तो 36,000 एवरेज प्रॉफिट आया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है, 2 है। तो हमारा जो गुडविल का वैल्यू है वो कितना आएगा, 72,000। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहाँ पे 2 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद में अगर आगे हम लोग बढ़े, तो यहाँ से जो भी मेथड हमें आगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि अपने पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। तो जो भी मेथड हो, आगे जाके जो भी मेथड हम लोग फॉलो करें, हर मेथड में हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी वो है एवरेज प्रॉफिट। हमेशा हमें एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट के बिना गुडविल का वैल्यूएशन पॉसिबल है ही नहीं। आपको एवरेज प्रॉफिट आपके पास होना ही चाहिए। तो वो क्वेश्चन बताएगा, अगर नहीं बताता है तो हम लोग क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन को लेकर के उसको कैलकुलेट करेंगे कि बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है। अब यहाँ एवरेज प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट के ऊपर में और क्या क्या प्रॉब्लम हमें आगे मिल सकता है उसको यहाँ पे हम लोग पहले डील कर ले रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस का वही प्रॉफिट जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन से जनरेट होता है। अगर बिजनेस मान लीजिए फर्नीचर में डील करता है, तो फर्नीचर परचेज सेल करके जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए बिजनेस ने क्या किया, अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, जो एसेट के तौर पे यूज कर रहा था बिजनेस, उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, और वहां से कुछ प्रॉफिट आया, तो वो भी प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो जब यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो
किसी भी साल का एवरेज प्रॉफिट में हम लोग सिर्फ नॉर्मल वाला प्रॉफिट को ही लेते हैं, एबनॉर्मल आइटम्स को वहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं। अगर वो ऑलरेडी एडेड है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्योर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वही लेना होता है। उसके बाद में ये सब जो है, ये फर्स्ट आइटम को अगर हम लोग एडजस्ट कर दें तो उसके बाद में क्या हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट हमें दे सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें ये बोल सकता है कि नहीं, कि आज के डेट में हम लोगों ने क्या किया है, बिजनेस में कोई इंश्योरेंस नहीं था, आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में इंश्योरेंस पे करवाएंगे, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रॉफिट हमारा अफेक्ट होने वाला है। तो फ्यूचर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसको भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली गुडविल में फ्यूचर में बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है उस पर फोकस करना है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पहले नहीं था, फ्यूचर में हो सकता है, या फ्यूचर में हम लोग वो एक्सपेंस करने वाले हैं, तो उसकी वजह से हमारा फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसे भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 पॉइंट है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, अगर आप उसे देखें तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया आप लोग, यहाँ पे 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया है हमें, 2014, 2015 एंड 2016 का जो प्रॉफिट है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2014 में हमारा प्रॉफिट कितना था, 40,000 था, लेकिन ये 40,000 में ये बताया जा रहा है कि इसमें एक एबनॉर्मल गेन है, कितना का, 5,000 का, यानी कि ये जो 40,000 प्रॉफिट है इसमें 5,000 एबनॉर्मल आइटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ताकि हमें नॉर्मल जो है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल सके। इसीलिए 2014 का प्रॉफिट तो दिया था 40,000, लेकिन 40,000 में से हम लोगों ने क्या किया, ये 5,000 को माइनस कर दिया, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 35,000 है, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि ये 40,000 में 5,000 एबनॉर्मल गेन जो है वो एडेड है। क्लियर। उसके बाद 2015 में क्या हो रहा है, 50,000 हमारा प्रॉफिट बताया जा रहा है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया था एक एबनॉर्मल लॉस, यानी कि एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। इसका मतलब रियल प्रॉफिट 50,000 नहीं था, रियल प्रॉफिट 60,000 था। तो अगर लॉस को एडजस्ट किया है ना, तो लॉस को हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसे प्लस कर देना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो 50,000 था, उसमें 10,000 हम लोग प्लस करेंगे, तो 10,000 यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, 10,000 प्लस करने से हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। उसके बाद में 45,000 जो है वो इस साल का प्रॉफिट है, और यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो है 5,000, इसमें मतलब अभी तक 5,000 कंसिडर नहीं किया गया है, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, जो अभी हमें इंश्योरेंस करवाना है। पहले इंश्योरेंस नहीं करवाया था इन लोगों ने, अब हमें इंश्योरेंस करवाना है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर आइटम हो गया। तो फ्यूचर आइटम को अभी एडजस्ट नहीं करना होता है, फ्यूचर आइटम को एवरेज निकालने के बाद एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलहाल तो इस आइटम को एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये फ्यूचर आइटम है। तो अभी इसको जो 45,000 था वो वैसे के वैसे ही ले लेना है। तो ये तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,40,000 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। और एक बार 1,40,000 प्रॉफिट आ गया, उसके बाद क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो 1,40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना ईयर है, 3 साल है हमारे पास, तो 3 साल से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 46,667 जो है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। इतना नॉर्मली बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है हर साल। लेकिन अभी क्या बताया था क्वेश्चन में ये बताया था कि अब से इन लोग इंश्योरेंस भी करवाएंगे। तो अगर इंश्योरेंस करवाएंगे तो हर साल 5,000 एक्सपेंस होगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्चुअल हमारा जो प्रॉफिट होगा वो फ्यूचर में वो होगा 41,667। हम लोगों ने क्या किया, 5,000 माइनस कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कौन से चीजों को यहीं पे एडजस्ट कर देना है, ये टेबल में एडजस्ट करना है, और कौन सा आइटम को बाद में एडजस्ट करना है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए, ये वाला जो आइटम है ये फ्यूचर आइटम है, मतलब ये एडजस्टमेंट पहले नहीं हुआ है, ये एडजस्टमेंट फ्यूचर में करना है हमें। तो जिनको फ्यूचर में एडजस्ट करना है उनको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, और जो चीज पहले हो चुका है उसको हम लोग ये टेबल में ही एडजस्ट कर देंगे। ये चीज आपको याद रहना पड़ेगा। तो एक बार हमारा एवरेज प्रॉफिट 41,667 आया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है,
2 years परचेस दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 83,334। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आएगा। हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ही लेना होता है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट के ऊपर जो भी डिस्कशन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब अगले मेथड्स, आगे वाले जो मेथड्स होंगे उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज होंगे, उस फॉर्मूलाज को बस हमें फॉलो करना है। एवरेज प्रॉफिट से जो रिलेटेड टॉपिक था वो हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ तक आज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ मेथड्स देखेंगे और भी कुछ गुडविल के जो टॉपिक्स होंगे वो धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे।